बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन सामीन, मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और हम बात करेंगे रूस से 45,000 मेट्रिक टन पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल बेसिकली ख़ाम पेट्रोल लेकर एक शिप कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया। कल की ख़बर है और हमारी आज अज़कार अखबार की सुपर लीड है और प्योर पॉइंट इस जहाज़ का नाम है। 183 मीटर लंबा 45,000 मेट्रिक टन ख़ाम तेल है जो पाकिस्तानी रिफाइनरीज़ में जाएगा और वहाँ से साफ़ होकर फिर आगे सप्लाई होगा। और अगले हफ्ते एक और जहाज़ की आमद मुतवक्को है जिस पर 50,000 मेट्रिक टन पेट्रोलियम लदा होगा और वो भी इसी तरह रिफाइनरियों में जाके तो वो आगे सप्लाई होगा। और इस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि कौम से अपना एक और वादा पूरा कर दिया। आज एक इनकलाबी दिन और नए पाक रूस तल्लुकात का आगाज़ है। उन तमाम लोगों को सराहता हूँ जो इस कौमी कोशिश का हिस्सा रहे और उसी तेल की दरामद को हकीकत में बदलने में अपना हिस्सा डाला। शहबाज शरीफ। तो हम इस पे बात करेंगे। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं सीनियर तज्ज़िया कार और आप वीकली अखबार भी निकालते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे, सैयद सफ़ीर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन सामीन, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उस वक्त उसके बाद रमज़ान में उन्होंने एक इफ्तारी दी थी जिसमें मैं भी शरीक था वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। मेरा उनसे सवाल ये था कि ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने जब दौरा किया, फरवरी 22 की ये बात है, 24 फरवरी 23 को यहाँ से गए और 24 को वो क्रेमलिन में पुतिन के साथ थे जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था। तो उनका ये कहना था कि मेरी रूसी सदर से बात हो गई है, रूस से हम सस्ती गंदम और सस्ता पेट्रोल लेंगे। मैंने जब शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर उनसे ये सवाल किया कि क्या ऐसा कोई मुआहदा हुआ है, आपके इल्म में है, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मेरे इल्म में ऐसा कोई मुआहदा नहीं है। सफ़ीर हुसैन शाह साहब, अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उन तमाम लोगों को सराहता हूँ जो इस कौमी कोशिश का हिस्सा रहे, तो इस हिसाब से तो इमरान खान साहब भी उन्होंने तो असल में इब्तदा की ना, फिर तो इमरान खान साहब को भी क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्या कहते हैं आप? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इसमें ज़रा क्रेडिट इमरान खान की गवर्नमेंट को भी मिलना चाहिए। ज़रा वो उस वक़्त गए थे और बड़ी तनकीद भी हुई कि बड़ा इन्होंने अटैक किया और सारी चीज़ें, लेकिन ऑयल और गंदम के हवाले से क्रेडिट डेफिनेटली उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन होता ये है कि जिस गवर्नमेंट में ये मुआहदा कंप्लीट हुआ उस गवर्नमेंट को तो डेफिनेटली वो क्रेडिट ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई भी हॉकी या फुटबॉल टीम में फिनिशिंग लाइन पे जब गोल होता है ना, तो ये ऑब्वियसली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इनका क्रेडिट ज़्यादा है कि इन्होंने उसी जो मुआहदा हुआ या नहीं हुआ लेकिन बात हो गई वर्बली, उसको इन्होंने टेकअप किया और पेट्रोल भी मंगवाया और गंदम भी मंगवाई, तो ये क्रेडिट ज़्यादा इस गवर्नमेंट का है। ठीक है। अच्छा सफ़ीर हुसैन शाह साहब, अब हम बात करते हैं रूस और पाकिस्तान। माजी हमारा बड़ा तलख रहा। 1979 में सोवियत यूनियन आ गया अफ़गानिस्तान में, हमने उसके ख़िलाफ़ जिहाद का नारा लगाया और फिर हमारे यहाँ जो तकरीब कारी भी होती रही, सारा कुछ चलता रहा, उसमें KGB का नाम आता रहा। यानी कि हमारा ओवरऑल कश्मीर के ऊपर भी जब भी कभी हमें मौका मिला कि सिक्योरिटी काउंसिल में बात हो तो सोवियत यूनियन ने उसको वीटो किया। सोवियत यूनियन और इंडिया दोनों इत्तेहादी रहे। 1971 की लड़ाई में भी नाम लिया जाता है कि सोवियत यूनियन जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। पाकिस्तान भी जो है क़याम पाकिस्तान के बाद हम भी सीटों और सेनेटों में चले गए थे और अमेरिकन ब्लॉक में चले गए थे। अब ये जो ताल्लुकात बने हैं रशियन फेडरेशन के, जो कि वारिस है सोवियत यूनियन की, और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बने हैं और कनेक्टिविटी भी हो रही है, और ये जो एक नुक्ता आगाज़ है, एक नए दौर का आगाज़ है ये कि वही रशियन फेडरेशन, वही सोवियत यूनियन का
वही जिसकी वारिस है ये सोवियत यूनियन, वो पहले यहाँ पे जंग की सूरत में आ रहा था टैंक और गोला बारूद लेके, अब वो एक दोस्त बन के आ रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं, पाकिस्तान और रशियन फेडरेशन के जो ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पर तिजारती ताल्लुकात, और नुक्ता आगाज़ जो हो रहा है वो 1 लाख मेट्रिक टन पेट्रोलियम से, जो कि हमारी अशद ज़रूरत है, क्या कहेंगे आप? इसमें सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है ट्रेड बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान। और ये तो ये इसका अलग है कि इसका फ़ायदा क्या होगा। डेफिनेटली पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑयल और तेल जो है वो ज़ाहिर है कीमत से सस्ता मिलेगा और वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस ट्रेड के हवाले से जैसे कि आपने उनकी रिसेप्शन पे भी सुना कि जनाब उनके एक हमारे वज़ीर साहब ने, तारड़ साहब ने ये कहा कि जनाब ये इसमें फ़ौजी एक्सरसाइज भी हुई थी, इकट्ठी हुई थी, और ट्रेड भी बढ़ रही है। इसके बाद वीट आई, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और इसको इस पूरे ख़ित्ते को फ़ायदा होगा, क्योंकि रशिया में जो है वो वीट भी है, वो ऑयल भी है, वो पूरे यूरोपीय यूनियन को सपोर्ट कर रहा था। और अभी वो जो है ना, अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली उसमें जो है ना हमें बहुत एडवांटेज मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। हमें फूड का जो इशू है वो सॉल्व होने में मदद मिलेगी, और इसी तरह जो एनर्जी क्राइसिस है, जो ऑयल का क्राइसिस है, उसमें ऑब्वियसली हमें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और उसमें ये भी होना चाहिए कि अब जब ये बात होती भी है, मिनिस्टर कहते भी हैं, मुसद्दक मलिक साहब इन्वॉल्व रहे, खुर्रम दस्तगीर साहब रहे, हमारे जो फ़ौजी अशराफिया है उनके भी विज़िट मौजूद हैं मास्को के। अभी चेयरमैन सेनेटर को 10 सेनेटरों को लेके गए हुए थे। अब ये जो तेल आ रहा है पेट्रोलियम, इसके बाद हमारी लोकल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें नीचे आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? नहीं, इसमें डेफिनेटली प्राइस नीचे आनी चाहिए, और आएंगी। इसलिए आएंगी कि अभी तो वो कल आया है, जो उसका जो शिप है वो अभी आएगा, वो उसको जो ऑयल जो भी उसका पेट्रोल उसको रिफ़ाइन होगा, और वो फिर जब मार्केट में आएगा तो डेफिनेटली उसमें आएगा। और इसमें मैं एक चीज़ और ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें मैंने बहुत स्पीचेस सुनी, मिला भी। मुसद्दक साहब का बहुत अच्छा रोल है, उनका बड़ा पॉजिटिव रोल है, बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं, और उन्होंने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को बड़े अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चलाया, और बड़ा उनके पास रिसर्च है। मैंने उनके बहुत लेक्चर सुने। और इसी तरह खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं वो ज़ाहिर है एक पॉलिटिशियंस हैं, तो पॉलिटिकली उनकी बड़ी सपोर्ट है। और आज मैंने जब वो मुख्तसर सी लेकिन बड़ी जामे तकरीर सुनी जो लॉ मिनिस्टर हमारे तारड़ साहब की, वो बड़ी अच्छी थी। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो ये ऑब्वियसली ये एक जो है ये प्राइसेस नीचे डेफिनेटली जाएंगी, और ये ऑयल की वजह से। आज़म नज़ीर तारड़ साहब की आप बात कर, जी, आज़म नज़ीर तारड़ लॉ मिनिस्टर। नाज़रीन सामीन, आज़म नज़ीर तारड़ फेडरल लॉ मिनिस्टर आज मेहमान खुसूसी थे। आज रशियन फेडरेशन का कौमी दिन था, और उस मौका पर एम्बेसडर ने एक इस्तकबालिया दिया हुआ था, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ मेहमान खुसूसी थे, हम भी शरीक थे। तो उसका हवाला दे रहे हैं सफ़ीर शाह साहब जी। तो उसमें यह है कि इन तमाम चीज़ों का एक बहुत एडवांटेज होगा, ऑयल, वीट, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। बहुत सारी जो ट्रेड, मैंने आपको पहले कहा कि दिस इज़ द ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू के बाद और बहुत सारी जो अशिया हैं वो जब आएंगी तो पाकिस्तान में जो उन अशिया की जिनकी ज़रूरत है उनकी कमी को काबू पाने के लिए बड़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। अब सफ़ीर हुसैन शाह साहब, बात ये है कि मास्को कहाँ, बहुत दूर है मास्को, और हमने ये इतना जल्दी ये मैच्योर किया कि अब 1 लाख टन जो मेट्रिक टन जो है पेट्रोलियम, उसका आधा पाकिस्तान पहुंच गया, आधा अगले हफ्ते आ जाएगा। आप भी इस पे काम करते हैं, हम भी करते हैं। हम दोनों ने दौरा भी किया तुर्कमानिस्तान का। तुर्कमानिस्तान का जो तापी मंसूबा है, तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन जो है, वो बहुत अहम मंसूबा है। हम 15 साल से ये सुन रहे हैं, हर साल उनका वफद आता है अर्ली इम्प्लीमेंटेशन पे। वो कहते हैं जी कंधार तक हमारी पाइपलाइन बिछी हुई है, हमें तालिबान ने सारी शोर्टियाँ दी हुई हैं। अब आप देखें कि अफ़गानिस्तान के पार तुर्कमानिस्तान है, वहाँ से हम गैस नहीं ला पा रहे,
जबकि रूस से हमने पेट्रोल जो है वो हमारे पास पहुंच गया। इसमें आप क्या देखते हैं, हमारी कोई कमज़ोरी है या मसाइल हैं को अफ़गानिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है वो इसकी वजह है, या अफ़गानिस्तान की हुकूमत चूँकि वो रिकग्नाइज़ नहीं है तो इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं वो उससे एग्रीमेंट करने से कासिर हैं? आप क्या समझते हैं कि तापी जो है उसको भी जल्दी मुकम्मल होना चाहिए या नहीं? नहीं, टैपी तो बहुत अच्छा मंसूबा है, उससे तो पाकिस्तान की जो एनर्जी की ज़रूरत है वो और ज़्यादा ओवरकम होंगी और ज़्यादा, लेकिन उसमें गैस भी है और बिजली भी है, दोनों चीज़ें हैं सर, दोनों चीज़ें हैं, पूरी एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी का फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें जो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं ना, वो बड़ा प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम ये था कि पहले अफ़गानिस्तान में जो है वो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, अब जो है अभी वो गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो काबू पा लिया उन्होंने, लेकिन वहाँ पे अभी इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं हो रही है वो गवर्नमेंट। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये था कि इंडिया जो है वो उसमें अभी इन नहीं हो रहा, कभी बाहर निकलता है, कभी गोलमोल रख के उसने रखा हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया में जब जाती है पाइपलाइन तो उससे हमें पाकिस्तान को रॉयल्टी मिलेगी और उस रॉयल्टी में हमें फ़ायदा होगा, ट्रांजिट फी। लेकिन अगर इंडिया शामिल नहीं भी होता तो अगर फिर ये तीनों मुल्क शामिल करके, तो उसमें कोई ज़रा इंटरनेशनली कोई बाइंडिंग अगर ना हो तो ये तीनों मुल्क कर लें तो फिर भी पाकिस्तान को फ़ायदा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सवाल बहुत ज़्यादा है, यूक्रेन के ऊपर हम बात करते हैं। यूक्रेन, पाकिस्तान का जो यूक्रेन के साथ ताल्लुक़ है उसमें जो बाहमी तिजारत है उसका 80% से ज़ायद हिस्सा जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट पर मुश्तमिल है। हमारा अल खालिद टैंक जो है वो यूक्रेन की मदद से डेवलप हुआ और बहुत से पुर्जे हम उनसे लेते हैं, और वहाँ पे हमारा एम्बेसडर भी हमेशा फ़ौजी पसमंज़र का होता है। ठीक है, अब यूक्रेन के हवाले से आप क्या सोचते हैं जब वो देखेंगे कि हमने रूस के साथ ये कर लिया? इसके पीछे ये आता है कि हमने रूसी हमले की मजम्मत भी नहीं की। हमारा एक वज़ीर आज़म क्रेमलिन में पुतिन के साथ मौजूद था जब हमला हुआ यूक्रेन पे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है वैसे कि जी, जब यूरोप और अमेरिका इसको कहते हैं कि आप यूक्रेन पे हमले की मजम्मत करें, तो पाकिस्तान कहता है कि पहले आप मकबूजा जम्मू कश्मीर पे भारत के हमले की मजम्मत करें, वो भी तो आइडेंटिकल केस है, फिर हम भी यूक्रेन पे ये कर लेंगे। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान के लिए एक ये मसला तो है कि ठीक है, रशियन फेडरेशन भी बड़ा अहम मुल्क है, लेकिन जो यूक्रेन के साथ हमारा एक डिफेंस एक ट्रेड है इतने बड़े पैमाने पे, उसको और जो ताल्लुकात हमने डेवलप किए उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि हम बिल्कुल उसमें बैलेंस रखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी वार ख़त्म हो, और चूँकि हमारा यूरोपीय यूनियन के साथ भी बहुत बिज़नेस है और बड़ी ट्रेड है हमारी यूरोपीय यूनियन के मुल्कों के साथ, और यूक्रेन के साथ जैसे आपने कहा कि डिफेंस की भी है और उसके अलावा भी है, ट्रेड भी है, और रशिया के साथ अभी शुरू हो गई है। तो हमें देखें, वही वाली मिसाल है जो गवर्नमेंट देती रही है कि भाई हमारे दुश्मन मुल्क जो है, मुखालिफ मुल्क जो है वो लेते रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं, ऑयल भी ले रहे हैं, गंदवीट भी ले रहे हैं, और उनके ताल्लुकात दोनों से ठीक हैं। तो हमारे भी ताल्लुकात अगर उन दोनों मुल्कों के, रशिया के, इंडिया के साथ भी ताल्लुकात ठीक है, हमारे साथ भी ठीक हो गए, इसी तरह यूक्रेन के। तो हमें थोड़ा उसमें बैलेंस रखना पड़ेगा, और जैसे हम रख रहे हैं कि भाई ये हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जंग जो है, उनकी वार जो है वो जल्दी ख़त्म हो, ताकि हमें दोनों से ट्रेड करने का मौका मिले। तो मेरा ख्याल है कि हमें उसी पे कायम रहना चाहिए कि हमें दोनों को अपनी जगह पे रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन सामीन, जो इस वक्त दुनिया जा रही है उसमें बड़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। अब वो दो ताकती निज़ाम नहीं है, बाईपोलर नहीं है, अब मल्टीपोलर दुनिया है। चीन उभर चुका है, और चीन इस तरह उभरा है कि उसने रशियन फेडरेशन को एंगेज किया है, सेंट्रल एशिया को एंगेज किया है, ईरान और सऊदी अरब की मसालहत कराई है, पाकिस्तान में फ्लैगशिप मंसूबा है CPEC, और इंडिया के दूसरी तरफ बर्मा से नीचे मलेशिया, इंडोनेशिया तक BRI है। और इसमें इंडिया जो है वो कब तक अलग रह सकता है? सबक ये है इस मामले का कि ये दौर है ताउन का, कनेक्टिविटी का, और अपने जो वसाइल हैं उनको शेयर करने का, ताकि एक दूसरे के काम आए। क्या ही अच्छा हो कि ये सबक यहाँ पे इंडिया भी पढ़ ले और
यूक्रेन और रूस के मामले में दोनों ममालिक, ख़ास तौर पर रूस, क्योंकि रूस बड़ा मुल्क है, वो भी ये जान ले कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो उसका दोनों मुल्कों को फ़ायदा होता है, वरना दोनों नुकसान में रहते हैं और इस वक्त दोनों नुकसान उठा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।